नमस्कार साथियों, बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नगर पालिकाएँ यानी कि नगरीय स्थानीय स्वशासन। पहले हमने ग्रामीण स्वशासन के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नगरीय स्वशासन यानी कि नगर पालिकाओं के संदर्भ में क्या कुछ प्रावधान हमारे संविधान में है, नगर पालिकाओं के कितने प्रकार होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, उन सब के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नगर पालिकाएं। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोज अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोज ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉयड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता देने हेतु 74वां संविधान संशोधन किया गया। 74वां संविधान संशोधन
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 किया गया, जो कि 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ, लागू हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 74वां संविधान संशोधन हुआ कब, तो 1992 में, और अगर आपसे पूछ ले कि लागू कब हुआ, तो लागू हुआ मित्रों 1993 में। 73वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था, 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था, लेकिन दोनों के लागू होने की तारीखें अलग अलग है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से लागू होता है। अब इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जो प्रावधान किए गए उसमें एक भाग जोड़ा गया, सेम वैसे ही कुछ अनुच्छेद जोड़े गए और एक अनुसूची जोड़ी गई। तो हमें देखना है कि कौन सा भाग, कौन से अनुच्छेद और कौन सी अनुसूची का जिक्र 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में किया गया। तो देखिए, भाग जोड़ा गया 9A। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था। अब भाग 9A, भाग 10 नहीं है, भाग 9A जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 ओ तक हम पढ़ चुके थे, 243P से लेकर 243 ZG, यानी कि कुल 18 अनुच्छेद जोड़े गए और एक अनुसूची जोड़ी गई, वो है 12वीं अनुसूची। तो भाग 9A जोड़ा गया, अनुच्छेद 243P से लेकर ZG, पहले P से लेकर P Q R S Z, फिर ZA ZB ZC करके ZG तक जो कुल जो आर्टिकल हैं वो 18, उसमें 16 आर्टिकल जोड़े गए थे पंचायती राज में, और नगर पालिकाओं में 18 अनुच्छेद जोड़े गए हैं और एक अनुसूची जोड़ी गई है 12वीं। अब हम देखते हैं कि इन अनुच्छेदों, इन अनुसूची और भाग के तहत हमारे संविधान में क्या कुछ प्रावधान है। पहली बात तो मैं दोबारा से दोहरा दूं कि जो हम पंचायती राज पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, वो पंचायती राज के 3 स्तर थे, लेकिन नगर पालिकाओं के स्तर नहीं है। नगर पालिकाओं के 3 प्रकार हैं। नगर पालिकाओं के स्तर न होकर नगर पालिकाओं के प्रकार हैं। पहले मैं प्रकार लिख देता हूं कौन कौन से हैं, फिर आपको बताऊंगा कि प्रकार और स्तर में क्या फर्क है। तो नगर पालिकाओं का जो पहला प्रकार है वो है नगर पंचायत। दूसरा जो प्रकार है वो है नगर परिषद, और तीसरा जो प्रकार है वो है नगर निगम। देखिए, स्तर जो होता है उसमें तीनों स्तर का एक दूसरे से संबंध होता है। जैसे ग्राम पंचायत है और उसके बाद हम दूसरा जो स्तर है पंचायत समिति, तो पंचायत समिति के अंडर में ग्राम पंचायतें होती है। फिर तीसरा स्तर होता है जिला परिषद, जिला परिषद के अंडर में पंचायत समितियां होती है, पंचायत समितियों के अंडर में ग्राम पंचायत होती है। लेकिन यहां पे कोई किसी के अंडर में नहीं है, यहां पर जनसंख्या को आधार बनाया गया है। बहुत ज्यादा जनसंख्या है तो नगर निगम, थोड़ी कम जनसंख्या है, मीडियम जनसंख्या है तो नगर परिषद, और बहुत कम जनसंख्या है तो नगर पंचायत। नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र को कहेंगे जो अभी नगर बनने जा रहा है, यानी कि एक संक्रमणशील स्थिति है, गांव से शहर की ओर संक्रमण हो रहा है। यानी कभी वो गांव था लेकिन धीरे धीरे वहां पे शिक्षा का विकास हुआ, आधुनिकता का विकास हुआ, औद्योगिकरण का विकास हुआ और धीरे धीरे वो शहर बनता जा रहा है। तो ऐसे संक्रमणशील शहर को हम क्या बोलेंगे? नगर पंचायत। अब एक ऐसा शहर, ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या लगभग 5 लाख से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नगर परिषद। और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जितने भी नगर होंगे वहां पर क्या होगा? नगर निगम। यहां पे ऐसा नहीं है कि नगर पंचायत नगर परिषद के अंडर में हो, नगर परिषद नगर निगम के अंडर में हो, ऐसा नहीं होता है। इस कारण से ये प्रकार हैं, न कि 3 स्तर हैं। स्तर ये है पंचायत समिति में
नगर पालिकाओं में स्तर न होकर 3 प्रकार होते हैं। नगर पंचायत भी नगर पालिका होती है, नगर परिषद भी नगर पालिका है और नगर निगम भी नगर पालिका है। तो ये नगर पालिकाओं के 3 प्रकार हैं, न कि 3 स्तर। पहली बात तो ये होगी। अब हम बात करेंगे दोबारा से कि जैसे नगर पंचायत है तो नगर पंचायत में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। उसके बाद में नगर परिषद है तो नगर परिषद में जो अध्यक्ष होगा उसको बोलते हैं सभापति और उपाध्यक्ष को बोलते हैं उपसभापति। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि नगर परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं महापौर, अध्यक्ष, प्रधान, सभापति, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। और तीसरा होता है नगर निगम, और नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं महापौर या मेयर और उपाध्यक्ष को बोलते हैं उप महापौर। अब संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन है उसमें ये लिखा गया है कि जो तीनों संस्थाओं के उपाध्यक्ष हैं इनका जो चुनाव होगा वो इनडायरेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष होगा। ग्रामीण शिव शासन के बारे में भी लिखा हुआ था कि तीनों संस्थाओं के उपाध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, और यहां पर भी लिखा हुआ है। यानी कि स्थानीय शिव शासन के उपाध्यक्षों के जितने भी पद हैं, चाहे वो उप सरपंच है, उप प्रधान है, उप जिला प्रमुख है, उपाध्यक्ष है, उप सभापति है, उप महापौर है, इन सभी का चुनाव इनडायरेक्ट ही होता है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन। उसके बाद जो बचे हैं अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष है, सभापति है, महापौर है, इनका चुनाव कैसे होगा हम नहीं कह सकते, इसके बारे में संविधान मौन है। ये छोड़ा गया है राज्य विधानमंडल पर। राज्य का विधानमंडल तय करेगा कि वहां के अध्यक्ष, सभापति या महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष करवाना है या अप्रत्यक्ष करवाना है, ये राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया है। लेकिन उपाध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष ही होगा, ये संवैधानिक बाध्यता है। उसके बाद में अगर हम इन संस्थाओं से संबंधित आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में सेम प्रावधान है जो हमने पंचायती राज के बारे में पढ़े थे। बता देता हूं, SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना होगा। OBC को आरक्षण देना राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया है। महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित रहेंगे, इससे अधिक आरक्षण देना राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया है। और एक बात और बता दूं मित्रों, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मैंने कहा, मैं उदाहरण देता हूं, मान लेते हैं एक ग्राम पंचायत का उदाहरण लेता हूं मैं, उसके बाद में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ग्राम पंचायत है और वहां पर मान लेते हैं कि जो 25% जनसंख्या है वो SC की है और बाकी OBC जनरल की है। संविधान ये कहता है कि जितनी जनसंख्या है उसी अनुपात में आरक्षण मिलेगा। अब मान लेते हैं किसी ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच को मिलाकर ये मान लेते हैं कि वहां पे 12 पद बनते हैं। सरपंच से उदाहरण है, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच को मिला के 12 पद हैं, और 12 पद का अगर हम 25% करेंगे तो कितने पद होते हैं? 3 पद। अगर हम ग्राम पंचायत में 3 वार्ड पंच SC के बना दें, फिर अगली बार 3 वार्ड पंच SC के बना दें, फिर अगली बार 3 वार्ड पंच SC के बना दें, तो ये मान के चलो कि SC को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिल रहा, क्योंकि आरक्षण का मतलब होता है सरपंच पद में भी 25% आरक्षण, उप सरपंच पद में भी 25% आरक्षण और वार्ड पंच पदों में भी 25% आरक्षण। लेकिन देखिए, वार्ड पंचों में तो चलो हम 25% आरक्षण दे सकते हैं कि 10 वार्ड पंच हैं या 12 वार्ड पंच हैं तो वहां पे 3 या 4 ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। सरपंच तो एक होता है। अब सरपंच में 25% आरक्षण कैसे देंगे? तो ये चक्रानुक्रम चलेगा। जैसे पहली बार सरपंच बना जनरल का या OBC का, दूसरी बार सरपंच बना जनरल का, तीसरी बार जनरल का, अब चौथी बार जो सरपंच बनेगा वो किसका बनेगा? SC का। चौथी बार SC का बनेगा तो ये मानो कि इनको 25% आरक्षण मिल गया। फिर 3 बार सामान्य, फिर चौथी बार SC,
फिर 3 बार सामान्य, चौथी बार एससी। इस प्रकार से ये चक्रानुक्रम चलेगा, तब जाकर आरक्षण का लाभ पूरा मिलेगा। सिर्फ 3 या 4 वार्ड पंच बनाने से एससी का आरक्षण पर्याप्त नहीं है। हर पद में, चाहे वो सरपंच का पद है, उप सरपंच का पद है, प्रधान है, जिला प्रमुख है, कुछ भी है, हर पद में 25% आरक्षण चाहिए, क्योंकि वहां की जनसंख्या 25% है। अगर 30 है तो हर तीसरी बार एससी का सरपंच बनेगा। अगर 50% है तो एक बार सामान्य, एक बार एससी, ये क्रम चलेगा। इस तरीके से आरक्षण का लाभ मिलेगा, चाहे वो ग्राम पंचायत है, चाहे वो पंचायत समिति है, जिला परिषद है, या फिर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत है। सभी में आरक्षण का प्रकार यही रहेगा। आरक्षण के बाद हम बात करते हैं इन संस्थाओं के चुनाव। तो मैंने आपको बताया था, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। राज्य निर्वाचन आयोग, जब हम ग्रामीण स्वशासन पढ़ रहे थे, उसके बाद में हमने राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा था। तो यही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं का भी चुनाव करवाता है, और यही राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के भी चुनाव करवाता है। और उसके बाद में हमें पढ़ा था, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि नगर पालिकाओं की वित्तीय मजबूती के लिए जो वित्त आयोग है, तो वो राज्य वित्त आयोग है। वही राज्य वित्त आयोग पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं दोनों के लिए राज्य सरकार को अनुशंसाएं करेगा। यानी कि इनका अलग से अपना कोई निर्वाचन आयोग नहीं है। पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाओं के लिए एक ही निर्वाचन आयोग है, और दोनों के लिए एक ही वित्त आयोग है। अब हम 6 संस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। 3 पंचायती राज से संबंधित है और 3 नगर पालिकाओं से संबंधित है। इनकी अगर हम योग्यताओं की बात करें, इनके जो सदस्य हैं, चाहे इनके सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभी के संदर्भ में योग्यता सेम है। नंबर 1 तो कि उसी क्षेत्र का मतदाता हो, जिस क्षेत्र में वो चुनाव लड़ रहा है उसी क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। अगर कोई सरपंची का चुनाव लड़ रहा है तो उसी गांव का मतदाता होना चाहिए। अगर कोई पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव लड़ रहा है तो जिस वो क्षेत्र का चुनाव लड़ रहा है उसी क्षेत्र का मतलब मतदाता होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं तो उसी जिले का कैंडिडेट होना चाहिए, अन्य जिले का नहीं। तो उसी क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए जिस क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, जो न्यूनतम आयु यहाँ पे रखी गई है वो है 21 वर्ष। न्यूनतम आयु 21 वर्ष। अभी तक हम पढ़ रहे थे लोकसभा विधानसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा विधान परिषद में 30 वर्ष, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के संदर्भ में 35 वर्ष, प्राइम मिनिस्टर के बारे में 25 वर्ष। पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाओं के संदर्भ में जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। इसके अलावा वह लाभ के पद पर न हो, किसी न्यायालय द्वारा उसको दिवालिया या किसी चिकित्सालय द्वारा उसको पागल विकृत का घोषित न किया गया हो, वो तो कॉमन सी बातें हैं। मुख्य यहाँ पे आयु का ही प्रश्न आता है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 21 वर्ष। और मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु सभी को पता ही है वो कितनी है? 18 वर्ष। हालांकि पहले मतदाता के लिए भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के तहत इसको 21 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 18। अब क्वालिफिकेशन के बाद चुनाव हमने बात कर ही लिया कि कुछ जो पद है हमने पढ़ लिए कि जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, कुछ का हमने पढ़ लिया प्रत्यक्ष होता है। लेकिन इनके जो सदस्य होते हैं, जो आम सदस्य होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत में वार्ड पंच, पंचायत समिति में उनको सिर्फ सदस्य बोलते हैं, जिला परिषद में सदस्य बोलते हैं, नगर पालिकाओं में उनको पार्षद बोलते हैं। इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है जनता द्वारा, और उसके बाद ये अपना प्रधान या उप प्रधान या अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनते हैं, जो हमने इसमें पहले पढ़ रखा है। उसके बाद में बात करते हैं हम शपथ की। अगर आपसे हम सभी के बारे में कॉमन पढ़ रहे हैं, अब अगर शपथ की बात करें तो 6 के 6 संस्थाएं और इसमें जितने भी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभी को जो शपथ दिलाता है वो शपथ दिलाता होता है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी। अब पीठासीन अधिकारी कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो सकता है। फर्स्ट ग्रेड लेवल का कोई भी अधिकारी पीठासीन अधिकारी बन सकता है। फिक्स कोई हम इसमें कोई पद नहीं बता सकते कौन होगा, वो कोई टीचर हो सकता है या कोई बीएलओ हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। पीठासीन अधिकारी शपथ दिलाता है। और शपथ का जो प्रारूप है वो क्या होता है कि
पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाओं के जितने भी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, सभी पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद व गोपनीयता की शपथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं और शेष जो होते हैं वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, जबकि स्थानीय स्वशासन के सभी जो कैंडिडेट हैं वो पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने कार्यों का उल्लेख है और कहाँ उल्लेख है 11वीं अनुसूची में। और नगर पालिकाओं से संबंधित जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्य निर्धारित किए गए हैं नागरिकों के कल्याण के लिए। तो 11वीं अनुसूची में कार्यों की संख्या कितनी है? 29। और 12वीं अनुसूची में कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? 18 कार्यों का। लास्ट इसमें है जिला नियोजना समिति। जिला नियोजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग काउंसिल, काउंसिल कहते सर के समिति ना, कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला नियोजना समिति। जिला नियोजना समिति का जो जिक्र किया गया है या उल्लेख किया गया है वो किया गया है 74वां संविधान संशोधन के तहत, और इसका जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 243 ZD में। 74वां संविधान संशोधन के तहत जिला नियोजना समिति का उल्लेख किया गया संविधान में, और इसका उल्लेख जो आर्टिकल है वो है 243 ZD में। अब जिला नियोजना समिति करती क्या है? पूरा जो जिला है, चाहे उसमें नगर पालिकाएं आती है चाहे पंचायती राज संस्थाएं होती है, उस पूरे जिले के संदर्भ में विकास के लिए योजनाएं बनाना, उसको हम बोलते हैं जिला नियोजना समिति। जिला नियोजना समिति की सदस्य संख्या का उल्लेख हालांकि संविधान में नहीं है कि इसकी सदस्य संख्या कितनी होगी, इसका उल्लेख तो खैर नहीं है, लेकिन जितनी भी सदस्य संख्या होगी उसका जो 4/5 हिस्सा सदस्य होंगे, उन 4/5 सदस्यों को नगर पालिकाएं और पंचायती राज संस्थाएं मिलकर चुनेगी। यानी कि नगर पालिकाएं और पंचायती राज संस्थाएं मिलकर प्रत्यक्ष उनका निर्वाचन करेगी। कितने सदस्यों का? 4/5 सदस्यों का। और बाकी जो 1/5 सदस्य हैं वो राज्य सरकारों द्वारा पदेन सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाएंगे, जिसमें कुछ विधायक हो सकते हैं, जिलाधीश हो सकते हैं, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो सकते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो सकते हैं। वो उस राज्य के विधानमंडल पर छोड़ा गया है कि 1/5 सदस्यों में से वो कितने कितने सदस्य और किस तरीके से मनोनीत करेंगे। इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि जिला नियोजना समिति है, इसका संबंध न तो नगर पालिकाओं से है केवल और न केवल पंचायती राज संस्थाओं से। जिला नियोजना समिति का संबंध दोनों ही संस्थाओं से है, जिसमें नगर पालिकाएं भी आ जाएगी और पंचायती राज संस्थाएं भी आ जाएगी। एक जिला विशेष के अंडर में आने वाले, चाहे वो गांव हैं चाहे वो नगर हैं, उन सभी के लिए विकास की योजनाएं बनाना, प्लानिंग तैयार करना, ये किसका काम है? जिला नियोजना समिति का। सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है, लेकिन जितने भी सदस्य होंगे उसका 4/5 हिस्सा नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चुना जाएगा, और शेष जो सदस्य होंगे वो राज्य विधानमंडल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो ये था अपना नगर पालिकाओं का कॉन्सेप्ट। इसके साथ ही ये वीडियो पूरा होता है। धन्यवाद।